अच्छा, नेक्स्ट आपका चैप्टर है बेटा, चैप्टर नंबर 6, फ्लूइड डायनामिक्स। ठीक है, और फ्लूइड डायनामिक्स में हम मोस्टली फ्लूइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि फ्लूइड कैसे फ्लो करेगा, और जिस तरह कोई सॉलिड फ्लो करता है तो एक सॉलिड दूसरी सॉलिड की सरफेस पे मूव करता है, तो एक किस्म की रेजिस्टिव फोर्स होती है जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। उस फ्रिक्शनल फोर्स के खिलाफ हमें फोर्स लगानी पड़ती है उसको मूव करवाने के लिए। ठीक है, एक्सेट्रा मीन हमें वर्क करना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। तो फ्लूइड डायनामिक्स में भी हम ऐसे ही देखते हैं कि जब हम किसी फ्लूइड को मूव करवाएंगे तो क्या हमें फोर्स लगानी पड़ेगी या फिर फ्लूइड खुद मूव करेगा। तो सबसे पहली बात है कि हमने जब मैटर के बारे में पढ़ा था तो मैटर की हमने कितनी स्टेट्स पढ़ी थी? हाँ, मैटर की हमने 4 स्टेट्स पढ़ी है कि फर्स्ट स्टेट हमारे पास आ गई सॉलिड्स, सेकंड स्टेट फ्लूइड्स या लिक्विड्स जिसको हम कहते हैं। फ्लूइड में ही लिक्विड्स आ रहे हैं, ठीक है, और गैसेस भी फ्लूइड ही में आ रही है, लेकिन स्टेट्स में हम लिक्विड और गैसेस को ला रहे हैं। ठीक है, और जो हमारे पास प्लाज्मा है वो भी फ्लूइड ही में आ रहा है। ठीक, इट मींस फ्लूइड डायनामिक्स इन सारी चीजों को लिंक करती है, लिक्विड, गैसेस और प्लाज्मा, ये सब फ्लूइड। फ्लूइड के किस फॉर्म के लिए? कि मैटर की ऐसी स्टेट जो फ्लो करने की एबिलिटी रखती है, जो फ्लो करने की एबिलिटी रखती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। अब गैसेस भी फ्लो करती हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, इसी तरह प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा भी डाइस्ड गैसेस है, और इसी तरह लिक्विड्स भी फ्लो करते हैं फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इट मींस कि हम फ्लूइड किसको कहेंगे, फ्लूइड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या है? ऐसी तमाम चीजें जो फ्लो करने की एबिलिटी रखती है, मीन कि ऐसी तमाम, चाहे वो लिक्विड्स में, गैसेस में या प्लाज्मा उसमें हो, कोई भी चीज जो फ्लो करने की एबिलिटी रखती है, जिसके अंदर फ्लो वाली कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती है, ठीक है, उसको हम कहेंगे फ्लूइड। तो फ्लूइड को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे? anything which has the characteristic to flow, which has the characteristic to flow, और कोई भी ऐसी चीज जो फ्लो करने की एबिलिटी या फ्लो करने की प्रॉपर्टी जिसके अंदर पाई जाती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। और फ्लूइड में ये तीन में हमारे पास स्टेट्स आ जाती हैं, ये तीन, ठीक है। गैसेस भी फ्लूइड में आती हैं। आप सिर्फ फ्लूइड को ये ना समझना कि समहाउ लिक्विड या वाटर फ्लूइड, ये सब चीज, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो गैसेस हो, चाहे वो हनी हो, तो सब इसमें आती है। दैट इज लाइक हम दो चीज देखते हैं कि वाटर भी फ्लूइड है, गैसेस भी फ्लूइड है, लाइक हनी भी फ्लूइड है, और इस तरह और भी बहुत सारी चीजें हैं जो लुब्रिकेटेड एजेंट्स जितनी भी होती हैं, अंदर वो बहुत थिक होती है, गाढ़ी चीज होती है, बहुत स्लो फ्लो करती है, बट होती वो भी फ्लूइड है, जिस तरह हनी है, tar है, एक्सेट्रा। तो अब ये आ गया फ्लूइड। लेकिन जब हम फ्लूइड फ्लो की बात करते हैं तो हमारे पास फिर एक नया सिनेरियो बन जाता है, फ्लूइड फ्लो। क्या फ्लूइड कैसे फ्लो करता है? देखो, जिस तरह हम ये कहते हैं कि हमारे पास अगर दो सरफेस हों, लाइक एक सरफेस ये है और इसके ऊपर ये कोई हमने सॉलिड ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका बेस है, ठीक है। अगर इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को हम फोर्स लगाएं और इसको मूव घुमाएं विद फोर्स है, आगे खींचे, इन दोनों सरफेसेस के दरमियान, इन दोनों लेयर्स के दरमियान एक फोर्स
जनरेट होगी जो नॉर्मल टू दी सरफेस होगी बट ऑपोजिट टू अप्लाइड फोर्स। इसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, जो इस मोशन को रिटार्ड करने की कोशिश करती है। लाइक जिस तरह ये है का सरफेस बोर्ड, ये मेरे हाथ की सरफेस है, मैं अपने हाथ को इस बोर्ड पे रब करने की कोशिश करूं, लाइक बोर्ड पे मूव करूं मैं आगे की तरफ, तो मुझे ऐसे फील होता है आगे से कोई ऐसी फोर्स जो मेरे हाथ को रोकने की कोशिश करती है, मेरे हाथ को आगे जाने से रोकती है। और वो कौन सी फोर्स है? फ्रिक्शनल फोर्स, जो दो सॉलिड सरफेसेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है। ठीक है, आगे इसकी भी टाइप्स हैं, चाहे वो स्टैटिक है, चाहे वो मतलब डायनामिक है, या काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको कहते हैं जब मूव कर रही है। तो इसी तरह जब हम फ्लूइड को फ्लो करवाते हैं तो फ्लूइड लेयर बाय लेयर फ्लो करते हैं। ठीक है, सपोज सबसे एक लेयर, उसके ऊपर दूसरी, फिर उसके ऊपर थर्ड वन, तो इस तरह लेयर्स की एक तरह लेयर्स की सिनेरियो में वो फ्लो करते हैं। ठीक है, लेयर बाय लेयर। तो लेयर्स के सिनेरियो में अगर फ्लूइड फ्लो करते हैं तो क्या फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान अपोजिशन या रेजिस्टिव फोर्स नहीं होगी? तो आंसर है, हम देख लेते हैं होगी या नहीं होगी। लेट्स सपोज कि आप फ्लूइड वाटर है, वाटर के एक टब है, टब में आपने वाटर भरा हुआ है, लाइक लेट्स सपोज कि ये आपके पास है वाटर का टब भरा हुआ है, इसके अंदर वाटर है, आप ये अपना हाथ इसमें डिप कर दिए, ठीक है, और इस हाथ को आगे मूव करने की कोशिश करें। आप हाथ भी इस वाटर में से मूव करने की कोशिश करेंगे तो वाटर आप पे एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, जो आपकी मोशन को रिटार्ड करेगी। इसका मतलब है कहीं ना कहीं वाटर की लेयर्स में भी ऑपोजिट फोर्स एग्जिस्ट करती है। लाइक आप एयर में अगर आप मतलब क्लैपिंग करना चाहते हो इजीली कर सकते हैं, लेकिन यही क्लैपिंग आप वाटर के अंदर दोनों हाथ डिप करके करो तो इतना इजीली क्लैपिंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहां की मोशन को रिटार्ड कर दिया जाता है। एयर की लेयर्स के दरमियान ऑपोजिट अपोजिशन या फिर एक तरह से रेजिस्टिव कैरेक्टरिस्टिक कम पाई जाती है, बट वाटर की लेयर्स के दरमियान ज्यादा पाई जाती है। वहां की मोशन को वो बहुत स्लो डाउन कर लेते हैं, और आप बेशक तेजी से हाथ मूव करने की कोशिश करो लेकिन वाटर के अंदर बहुत स्लोली मूव होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा है। इसी तरह हनी के अंदर अगर आप हाथ मूव करना चाहें तो आप मुश्किल मूव कर सकेंगे क्योंकि वहां अपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं अगर अपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक एग्जिस्ट करती है वाटर की लेयर्स के दरमियान, तो लाजमी बात है वाटर को फ्लो करवाने के लिए भी हमें फोर्स लगानी पड़ती है। जैसे सॉलिड्स की लेयर के दरमियान फ्रिक्शन होती है, तो फ्रिक्शन एक बॉडी को दूसरी बॉडी की सरफेस पर मूव नहीं करने देती। जैसे हम अगर अपने पाँव को आगे मतलब ये ग्राउंड है, ग्राउंड की सरफेस पे अपने पाँव को हम रब करें तो एक तरह से फोर्स लगानी पड़ती है कि हम एनर्जी देंगे, फोर्स लगाएंगे तब हम अपने पाँव को घसीट सकते हैं। ठीक है, लाइक ऑन एनी सरफेस, वेदर इट इज सरफेस ऑफ ग्राउंड या रोड या जिस जगह आप मर्जी। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स दो लेयर्स, दो सरफेसेस के दरमियान एग्जिस्ट करती है, उसके अगेंस्ट हमें फोर्स लगानी पड़ती है, तब एक बॉडी दूसरी बॉडी की सरफेस पे मूव करेगी। तो अगर यहाँ भी ऐसा है तो लाजमी बात है कि फ्लूइड के फ्लो के लिए हमें फोर्स लगाना है। सबसे पहली बात क्या है? टू फ्लो फॉर अ फ्लूइड वी मस्ट अप्लाई फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या हमें जो अपोजिशन है, अपोजिशन के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, और अगर ऐसा है फोर्स लगानी पड़े, फोर्स पर यूनिट एरिया में इसलिए बात करते हैं क्योंकि मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में हम इनको डील करते हैं। तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में डील करते हैं तो एक मॉलिक्यूल तो बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं साइज में, तो फिर हम एज ए होल जब फोर्स लगाते हैं तो बहुत सारे मॉलिक्यूल जो उस एरिया के अंदर आ रहे हैं उन पर फोर्स लगते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास फ्लूइड है, ठीक है,
और ये इस में से फ्लो करने की कोशिश करेगा ये पाइप। तो इट मीन इसके इस पूरे ये जो एरिया है इसमें हम क्या लगाएंगे फोर्स, और फोर्स इस एरिया पे लग गई तो हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम कहेंगे प्रेशर। क्या साइड से हम प्रेशर देंगे और तब फ्लूइड फ्लो करेगा। क्यों? सपोज करो इस साइड पे जो प्रेशर है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जितना इस साइड पे प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना ही हो तो फ्लूइड फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि दोनों साइड पे प्रेशर से बराबर, मतलब दोनों साइड से फोर्स ऑपोजिट लगेगा बट इक्वल लगेगा, तो फ्लूइड में कहीं नहीं जाएगा। तो जब हम ये प्रेशर अप्लाई करेंगे एक साइड से, जो प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ग्रेटर हो, तब हमारा प्रेशर ग्रेटर, तब फ्लूइड फ्लो करेगा इसमें से टुवर्ड्स लोअर प्रेशर और इस डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो फ्लूइड के फ्लो के लिए लाजमी हमें प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है। प्रेशर की फोर्स पर यूनिट एरिया जो एक तरफ लग रही हो, दूसरी तरफ जो फोर्स लग रही है उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो जिस साइड पे ज्यादा फोर्स लग रही है उस तरफ से फ्लूइड दूसरी साइड की तरफ जाएगा जहां कम फोर्स, मीन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। अब हम कहते हैं कि इस कंडीशन में तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर हम इस पाइप को यूं इस तरह टिल्ट कर लें तो फोर्स लगाए बिना ये फ्लूइड मूव करता है, फ्लूइड फ्लो कर जाएगा, हम फोर्स ना भी लगाएं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि अगर हम फोर्स ना भी लगाएं तो फ्लूइड नहीं फ्लो करने, क्यों? क्योंकि इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में जो सारा इसके अंदर वाटर है, सपोज द सेंटर ऑफ मास, ये सेंटर ऑफ मास डाउनवर्ड एक्ट कर रही mg, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर, तो अब ये सारे का सारा वेट इस सरफेस पे एक्ट कर रहा है डाउन, तो ये सरफेस इस पे आगे से ऑपोजिट एक रिएक्शनल फोर्स लगाती है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स ऊपर, वेट नीचे, दोनों एक दूसरे को बराबर करेंगे, नेट फोर्सेस पे क्या लगेगा इसी, तो तब हमें इसको प्रेस करना पड़ता है फ्लो घुमाने के लिए, क्योंकि इसकी कोई फोर्स नहीं है। लेकिन यहाँ केस डिफरेंट है, यहाँ भी यहाँ जब हम इसको टिल्ट करेंगे तो इस फ्लो की वजह से जो इसका वेट है वो तो डाउनवर्ड एक्ट करेगा अभी एंड, लेकिन जो नॉर्मल डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो इस सरफेस पे एक तरह से प्रेशर पड़ेगा ना इस फ्लूइड की वजह से, तो इस सरफेस पे प्रेशर पड़ेगा तो ये सरफेस हटा के काटेगी, इस फ्लूइड को प्रेस करेगी, फ्लूइड पे फोर्स लगाएगी, बट वो फोर्स सरफेस जो लगाएगी फ्लूइड पे वो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, लाइक वो फोर्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू सरफेस हो इस डायरेक्शन, दैट इज नॉर्मल फोर्स, क्योंकि नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर है। लाइक मैं ये जमीन पर खड़ा हूं, मैं जमीन पे फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा हूं तो जमीन परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस मुझ पर फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ भी जो सरफेस लगाएंगे फ्लूइड पे फोर्स वो परपेंडिकुलर टू सरफेस होगी, वो इस तरह, तो इसका मतलब है इस केस में ये नॉर्मल फोर्स और ये वेट आप एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगे। तो अगर मैं इसको रिजॉल्व करूं कि नॉर्मल फोर्स जिस लाइन पे लगेगी वो लाइन इधर आ, ठीक है, तो उस लाइन के साथ ओरिजिनल आप वेट कितने एंगल बना रहे हैं, यहाँ क्या था कि नॉर्मल फोर्स और वेट दोनों एक ही लाइन में बट ऑपोजिट, तो एक दूसरे को बैलेंस करें, यहाँ दोनों लाइन है, लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट, तो नॉर्मल फोर्स के लाइन पे ये वाला वेक्टर mg को अगर की निकाल तो mg इस थीटा वाली लाइन में इसका कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा mg cos ऑफ थीटा, तो फिर इसके परपेंडिकुलर इधर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा mg sin। इट मींस यहाँ mg cos ऑफ थीटा और mg नॉर्मल फोर्स और mg cos ऑफ थीटा है उसको क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट और सेम लाइन एक दूसरे के तरफ को बैलेंस है, बट mg sin थीटा जो इस डायरेक्शन में जा रहा है इसके अपोजिट में कोई फोर्स नहीं है, आगे इसके अपोजिट में कोई फोर्स नहीं है तो फ्लूइड रुक जाता है, बट इधर कोई फोर्स नहीं लग रही, सारे फोर्सेस तरफ लग रही है, तो इट मींस mg sin थीटा को बैलेंस करने के लिए यहां कोई अपोजिट फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, जिसकी वजह से इस mg sin थीटा कंपोनेंट ऑफ वेट की वजह से सारा फ्लूइड इधर फ्लो करता है
डाउन। ठीक है, तो जब हम क्लिक करते हैं पाइप को या बुलंदी से वाटर खुद बस्ती की तरफ आते हैं, इस mg sin थीटा का कंपोनेंट ऑफ वेट की वजह से खुद आता है, हमें फोर्स एग्जर्ट नहीं करना पड़ता। बट अगर सेम लेवल पे हो तो हमें लाजिम फोर्स लगानी पड़ती है, अदरवाइज वाटर में फ्लो नहीं करना, तो फिर हमें एक साइड पे ज्यादा प्रेशर मीन उस एरिया पे फोर्स लगानी पड़ती है, प्रेशर अप्लाई करना। इस कंडीशन में खुद मूव करते हैं, क्यों? क्योंकि ये mg sin थीटा कंपोनेंट इसको मूव करता है। अब जब वाटर फ्लो कर जाते हैं तो इसके बाद का सिनेरियो कैसे है? देखो, इसके बाद आपने मोस्टली देखा होगा, पहली बात तो आपको पता चल कि वाटर के फ्लो के लिए फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। बट अगर एक बैलेंस्ड पाइप में वाटर फ्लो कर रहे हैं तो हमें प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर एक इंक्लाइन पाइप में वाटर फ्लो कर रहे हैं तो वाटर खुद भी फ्लो करेगा, क्यों? क्योंकि mg sin थीटा कंपोनेंट उसको फ्लो करवाएगा, लाइक इस पाइप, ठीक है, हाइट से मतलब ऊपर जितनी ज्यादा है तो उससे बस्ती की तरफ वाटर क्यों जाता है हमेशा, इस sin थीटा कंपोनेंट। अब जब ये फ्लो होगा तो आगे इसका फ्लो देखिए, तो वो फ्लो कैसे होगा? देखो, जब वाटर फ्लो करेगा तो क्या वाटर के फ्लो में कोई रेजिस्टिव इफेक्ट आएगा जो इसके फ्लो को रोके या नहीं आएगा? अगला क्वेश्चन ये, ये चीज तो हमने ऑलरेडी देखी हुई है कि जो फ्लो होता है मोस्टली बिफोर गोइंग टू द रेजिस्टिव और अपोजिंग इफेक्ट्स exist between different layers of the fluid. We should first know about types of flow. Types of flow. कि flow कितनी types का हो सकता है? तो फिर हम जाते हैं कि types के बाद देखते हैं कि जब flow होगा तो opposition या resistive effect कैसे effect करेगा। देखो, fluid flow के लिए force या एक साइड पे प्रेशर का ज्यादा होना जरूरी है। ये बात क्लियर हो? अब अगर ऐसे है तो फ्लूइड फ्लो करेगा। जब फ्लूइड फ्लो करेगा, फ्लो कितनी टाइप्स हो सकते हैं? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्लो। तो फ्लो की कितनी टाइप्स हो सकती हैं? या तो बहुत शांत लाइक वाटर वाले को कहीं की बिल्कुल ऐसी वाटर फ्लो कर रहे हो तो नजर नहीं आता कि फ्लो कर रहा है, जैसे ऐसे लगता होता है कि जैसे रुको ना आवाज आती है, ठीक है, ना उसमें कोई तार उछाव इस तरह नजर आ रहे होते हैं कि जिसकी वजह से हमें लगे कि ये पानी में होगा, बिल्कुल शांति से जा रहा है, ठीक है, पुरसुकून। लेकिन कहीं के ऐसा होता है हमें नजर ना भी आ रहा, हमें दूर से उसकी आवाज आ जाती है कि आगे से वाटर नहीं जा रहा है, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, मतलब वहां एक तरह से जो टर्बुलेंस वाला इफेक्ट होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं टर्बुलेंस, मतलब भागदौड़ समझ लो कि उसमें एक तरह से तार उछाव आ रहा होता है, शोर वगैरह उसमें होती है, ठीक है। तो एयर फ्लो वो है जिसका हमें पता चल जाता है, बैक से पता चल जाता है और उसकी साउंड से भी पता चल जाता है। लेकिन एयर फ्लो ये है कि जिसका हमें बिल्कुल पता नहीं चलता, उसकी साउंड बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, बिल्कुल एक ही सीक्वेंस में तमाम पार्टिकल जा रहे हो, ठीक है, देख के भी मुश्किल पता चलता है कि ये फ्लो कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा एरिया पे वो इस तरह का फ्लो हो तो हमें ऐसे लगता है जैसे पानी रुको, ठीक है, अब तो वो फ्लो कर रहा है। तो इस बेस पे जो हमारे पास टाइप्स ऑफ फ्लो बनती हैं, ये दो टाइप्स, एक ऐसा फ्लो जिसमें बिल्कुल हर पार्टिकल एक खास सीक्वेंस से फ्लो कर रहा हो, ठीक है, उसमें कोई साउंड वाला इफेक्ट ना हो, कोई टर्बुलेंस वाला इफेक्ट ना हो, ठीक है, ऐसी फ्लो को हम स्टेडी फ्लो कहते हैं या स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो फ्लो के पास टाइप कौन सी आ गई? स्टेडी फ्लो और स्ट्रीमलाइन। और दूसरी टाइप कैसे है कि इसको हम लेमिनार फ्लो कहते हैं, स्टेडी फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो और लेमिनार, ठीक, लेमिनार फ्लो में एक सुकून फ्लो ऑफ है,
और दूसरा फ्लो हमारे पास कौन सा होता है? कैसा फ्लो जिसका दूरी से पता चल जाता है कि यहाँ कोई इरेगुलरिटी हमारे दिन में कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, कोई ऊपर उछल रहा है, अगर साउंड क्रिएट हो रही है, दिखने में भी हमें पता चल जाएगा कि उसमें इरेगुलरिटी है, साउंड से भी पता चल जाएगा, और अगर उसमें भगदड़ होती है हमारी फ्यूज की, तो उस फ्लो को हम क्या कहते हैं? टर्बुलेंट। अगर इरेगुलरिटी होती है, लाइक कोई शांति नहीं होती उसमें, तो उसको हम कहते हैं टर्बुलेंट। टर्बुलेंट या नॉन स्टेडी फ्लो, ये स्ट्रीम लाइन फ्लो, ये टर्बुलेंट, इसको स्टेडी कहते हैं, इसको नॉन स्टेडी फ्लो भी आप कह सकते हो, ठीक है, या इरेगुलर फ्लो भी कह सकते हो। अब ये हमारे पास दो टाइप्स आ गई फ्लूइड फ्लो की। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि इन दोनों को हम कैसे डिस्टिंग्विश करें। लाइक देखो, अगर हम यहां इसको देखें पहले कि लेमिनर फ्लो क्या हो, तो दिखने में ऐसे लगेगा ये कि तमाम पार्टिकल जैसे तमाम मॉलिक्यूल, लाइक ये मॉलिक्यूल किसी टाइम में आप देखेंगे ए बी सी डी ई एफ, ये सीक्वेंस थी इनकी एक टाइम पे एक खास वेलोसिटी से मूव कर रहे थे, तो कुछ टाइम बाद आपने देखा इनकी, कुछ टाइम बाद देखो किसी और डिस्टेंस पे, तो इनकी यही सीक्वेंस है ए बी सी डी ई एफ, ठीक, और जितनी वेलोसिटी यहाँ थी इसी वेलोसिटी से ये यहाँ से भी मूव कर रहे लेट्स, ठीक है, खास वेलोसिटी से मूव कर रहे, जो सीक्वेंस इनकी यहाँ थी वही सीक्वेंस यहाँ है, मतलब किसी एक पार्टिकल ने किसी दूसरे को क्रॉस नहीं किया, जिस सीक्वेंस में थे उसी सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस पे एक पॉइंट पे थी उसी सीक्वेंस में दूसरे पॉइंट पे। तो अगर हम स्ट्रीम लाइन की बात करें तो ये सारा फ्लो के तमाम मॉलिक्यूल्स एक लाइन पे चल रहे हैं, ठीक है, अगर ये दूसरे को क्रॉस नहीं करते, जो मॉलिक्यूल इस लाइन पे वो इसी लाइन पे रहेंगे, जो दूसरी वाली दूसरी लाइन पे रहेंगे, जिस तरह समझ लो रोड है, रोड पे 5-6 लाइन बनी हुई है, सारी गाड़ियां अपनी अपनी लाइन वाली अपनी अपनी लाइन में एक स्पीड से चल रही है, तो एक किस्म का हमें स्टेडी फ्लो ऑफ व्हीकल्स नजर आएगी कि सब गाड़ियां अपनी लाइन में, कोई एक गाड़ी दूसरी गाड़ी को ओवरटेक नहीं कर रही, ठीक है, जो सीक्वेंस पहले थी कुछ टाइम बाद भी देखेंगे वही सीक्वेंस है, ठीक है, तो ऐसी फ्लो हम क्या कहते हैं? स्ट्रीम, कि जो पार्टिकल वाटर मॉलिक्यूल के जिस सीक्वेंस में थे कुछ टाइम बाद दूसरी सीक्वेंस में, लाइन, अगर स्ट्रीम लाइन की बात करें कि जो इस लाइन में फ्लो करेंगे ये वाले पार्टिकल्स सपोज इस लाइन में फ्लो करेंगे, तो कुछ टाइम बाद भी इसी लाइन में फ्लो करेंगे और उनकी यही सीक्वेंस, इसके साथ वाले पार्टिकल सपोज इस लाइन में फ्लो कर रहे हैं, उसके साथ वाले ये, तो सब पार्टिकल अपनी अपनी ही लाइन से फ्लो कर रहे हैं, इन लाइन को हम कहते हैं स्ट्रीम लाइंस, और ये आगे पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड जो मूव कर रहे हैं, तो इस तरह के फ्लो को हम कहते हैं स्टेडी या स्ट्रीम लाइन या लेमिनर। तो इसके ऑपोजिट क्या होता है? टर्बुलेंट। अब लेमिनर फ्लो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? लेमिनर फ्लो देखो इसमें कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई? पहली कैरेक्टरिस्टिक्स कि तमाम मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के एक खास सीक्वेंस से मूव कर रहे होते हैं विद अ स्पेसिफिक वेलोसिटी बिलो द क्रिटिकल वेलोसिटी, और क्रिटिकल वेलोसिटी की बात हम करते हैं तो वो क्या होता है, और वो एक दूसरे को ओवरटेक नहीं करते, खास सीक्वेंस में उनकी सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होती, लाइक ए कभी बी की पोजीशन में है, कभी कभी डी की पोजीशन में है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, ठीक है, ओवरटेक नहीं करता, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, और जिस लाइन में वो उसी लाइन पे रहते हैं, एक लाइन के जो मल्टीपल को दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, दूसरी के पेरी तक नहीं, तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इस फ्लो को हम कहते हैं लेमिनर फ्लो, तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? फ्लो ऑफ फ्लूइड in which
all the molecules flowing in same sequence without crossing each other. Without crossing each other. कि ऐसा फ्लो जिसमें तमाम मॉलिक्यूल्स फ्लूइड के एक सेम सीक्वेंस में फ्लो कर या दूसरे को क्रॉस या ओवरटेक न कर और एक स्ट्रीमलाइन वाले जो है वो दूसरी की स्ट्रीमलाइन पर भी नहीं जाए। इसका मतलब है कि स्ट्रीमलाइन भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि ये एक स्ट्रीमलाइन में जाने कोई दूसरी स्ट्रीमलाइन आके इसको कट कर जाए, ऐसा नहीं। ठीक है, तो इनकी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी एंड their streamlines never cut each other. उनकी स्ट्रीम लाइंस भी एक दूसरे को कट नहीं करती। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स आपने याद रखनी। सेम सीक्वेंस में फ्लो करते हैं, वो एक दूसरे को क्रॉस या ओवरटेक नहीं करते और उनकी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती। ऐसा फ्लो लेमिनर फ्लो कहलाता है। और नंबर 2 हमारे पास कौन सा आ जाएगा? टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट फ्लो इज लाइक जिसमें कोई शांति ना हो, एक तरह से मॉलिक्यूल में भगदड़ मची हो, ठीक है, किसी की स्पीड ज्यादा हो, किसी की कम हो, कोई एक को क्रॉस कर रहा है, कोई दूसरे को क्रॉस कर रहा है। जैसे सभी लोग स्टेशन के गाड़ियां कोई थी तो कोई किधर जा रही गाड़ी, कोई किधर जा रही है, एक तरह से शोर भी होता है। इस तरह का फ्लो हम कहते हैं टर्बुलेंट। तो फ्लूइड में किस तरह का फ्लो टर्बुलेंट लाइक इरेगुलर कहलाता है। सपोज करो कि ये किसी टाइम पे आप इसके मॉलिक्यूल देखे ए बी सी डी इनकी सीक्वेंस, कुछ टाइम बाद आप देखें बी वाला पहले आगे और ए वाला डी सी से भी आगे चल रहा है। ठीक है, लाइक क्रॉस करें कि इसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे को ओवरटेक कर रहे हैं, उनकी वेलोसिटी डिफरेंट होती है। ठीक है, इसमें वेलोसिटी ऑलमोस्ट सेम होती है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होती है, इसी वजह से एक पार्टिकल दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक है, ये भी आप मेंशन कर सकते हैं। और इसमें वेलोसिटी डिफरेंट होती है दूसरे को क्रॉस करने, और अगर कोई पार्टिकल इस स्ट्रीम लाइन पे मूव करने तो कोई इस पे करने तो अचानक से ये इसको कट करके इधर से आगे कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, इस तरह का फ्लो जिसमें टर्बुलेंसी हो, ठीक है, इरेगुलर। आप इसको इस तरह समझिए कि ये हमारे पास ये वाटर या फ्लूइड आ रहा है, ठीक, और इस तरह ये फ्लो कर रहा है, लेकिन इसके बीच में ये कोई पत्थर आ गया अचानक से कहीं पानी के, तो ये वाली मॉलिक्यूल से कितना है तो उछल के ऊपर से आगे बढ़े, ये इस साइड से कुछ कुछ इधर से मुड़ के इधर आके आ जाए, कुछ इधर से मुड़ के इधर घूमने लग जाए। तो ये जो होते हैं ना एक तरह से भंवर पानी का, कोई किधर जा रही मॉलिक्यूल कोई किधर, तो ये एक तरह से टर्बुलेंसी को शो करता है कि मॉलिक्यूल डिफरेंट वेलोसिटीज के साथ मूव करते हैं, एक दूसरे को ओवरटेक कर रही थी, उनकी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कट कर रही थी, उनमें कोई रेगुलरिटी नहीं होती। तो सेम इसके ऑपोजिट आपने टर्बुलेंट फ्लो की डेफिनेशन करनी। कैसे कि फ्लो ऑफ फ्लूइड इन व्हिच ऑल द मॉलिक्यूल्स फ्लोइंग इन different with different sequence mean के flowing in same sequence में laminar flow है, तो does not flowing with same sequence आप लिखेंगे किसके लिए turbulent। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मेंशन करेंगे fluid don't flow with same sequence। ठीक है, मीन फ्लूइड पार्टिकल्स, जैसे वहां पे मॉलिक्यूल्स लिखे हैं, यहाँ भी फ्लूइड मॉलिक्यूल्स आर पार्टिकल्स एक सीक्वेंस में फ्लो नहीं करते। ठीक है,
they overtake each other. वो एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं, लाइक ए बी सी है तो कभी ए वाली टीम बी की पोजीशन लेगा, कभी बी सी की, कभी ए डी, तो उनकी डिफरेंट वेलोसिटी होने की वजह से वो एक दूसरे को ओवरटेक करते हैं और their streamlines cut each other. ठीक है, एक दूसरे को स्ट्रीमलाइन क्रॉस कर देती है ये सारी टर्बुलेंट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ फ्लूइड पार्टिकल लिखो तो ज्यादा बेस्ट है। फ्लूइड particles. Fluid particle does not flow with same sequence, they overtake each other, their streamlines cut each other. ठीक है, और इसके ऑपोजिट बनाओगे तो लेमिनर, तो ये दोनों है दूसरे के ऑपोजिट। अब ये सारी चीज लेमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो, इसमें पार्टिकल है दूसरे को क्रॉस क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी वेलोसिटी एक खास लिमिट से ज्यादा हो जाती है और इनकी वेलोसिटी उस लिमिट से कम होती है, इसलिए ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते। ठीक है, तो वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी के ज्यादा होने से टर्बुलेंट फ्लो टर्बुलेंट बन जाता है उसको क्रिटिकल वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी से अगर कम फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी होगी तो फ्लो लेमिनर फ्लो। ठीक है, उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी कहते हैं, जो इन दोनों के दरमियान डिफरेंशिएट करते हैं। लाइक आप इस तरह से समझिए कि ये आपके पास आपकी जो नल लगा हुआ है घर में पानी का, ठीक है, और यहां से वाटर आ रहा है, आपने इस नल को ओपन किया और यहां से पानी बाहर जाएगा। देखो इस नल के साथ बिल्कुल साथ आप देखोगे कि पानी इस तरह स्ट्रीम लाइन है, ठीक है, एक खास सीक्वेंस में नल के बिल्कुल करीब, लेकिन जो ही थोड़ा पानी आगे पहुंचे तो इस तरह फैलना स्टार्ट हो जाएगा, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। ठीक है, तो इसकी फिर कोई स्ट्रीम लाइन नहीं है, क्यों? इस पॉइंट तक एक खास स्ट्रीम लाइन है वाटर चल, इसके बाद आगे फैल जाए और आवाज भी आती है, इसकी फिर साउंड भी आती है, और इसकी यहाँ से ऊपर वाली नो साउंड। तो इसका मतलब है ये वाली वेलोसिटी यहां तक है, यहाँ वेलोसिटी का फिर बढ़ते बढ़ते यहाँ वेलोसिटी पास वैल्यू कुछ, उसके बाद आगे हमें साउंड सुना, ये वाली वेलोसिटी कहलाती है क्रिटिकल वेलोसिटी के मैक्सिमम वेलोसिटी जिस तक फ्लूइड साउंड नहीं देता और फ्लूइड लेमिनर फ्लो में, ठीक है, और उस वेलोसिटी से जब वेलोसिटी वैल्यू एक्सीड कर जाती है तो टर्बुलेंस इफेक्ट आ जाता है, साउंड आना स्टार्ट हो जाती है। तो ये वाली जो बाउंड्री एक तरह से दोनों की बाउंड्री पे ये वेलोसिटी एग्जिस्ट कर रही है, जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, इसको हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। इसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकल वेलोसिटी। और इसको आप शॉर्टकट से डिफाइन कर सकते हैं, दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड below which fluid flow is streamline। दूसरी कैसे आप इसको किस वे से डिफाइन कर सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड अबव व्हिच के बिलो व्हिच अगर करोगे तो स्ट्रीमलाइन होगा, जिससे अगर कम वेलोसिटी होगी तो फ्लूइड का फ्लो स्ट्रीमलाइन, अबव व्हिच करोगे कि अगर इससे ज्यादा हो जाएगा तो टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। ये आपने खुद बनानी है इसकी डेफिनेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो हमारे पास वेलोसिटी बढ़, यहाँ तो वेलोसिटी क्यों बढ़ी? क्योंकि जमीन इसको नीचे खींच रही है, तमाम वाले व्यूज को, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे खींच रही है, तो फोर्स की वजह से वेलोसिटी बढ़ी। तो ये फोर्स जो लग रही है, इसी तरह हम अगर हॉरिजॉन्टल किसी पाथ में फ्लूइड को फ्लो करवाएं, वहां भी हमें फोर्स लगानी पड़ती है,
और क्या जो अपोजिशन इफेक्ट फ्लूइड में आता है उसके अगेंस्ट हमें फोर्स एक तरह से लगानी पड़ती है, और वो अपोजिशन इफेक्ट या रेजिस्टिव इफेक्ट क्या होता है आप उसको देखो। जिस तरह हमारे पास दो सॉलिड बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर फ्लो लाइक आप अभी रोड पे चल रहे हैं, तो रोड एक सॉलिड बॉडी, आपकी गाड़ी का टायर दूसरी सॉलिड बॉडी, दोनों एक दूसरे के साथ मूवमेंट दे, टायर रोड पे मूव कर, इट मींस रोड की सरफेस और टायर के दरमियान एक ऐसा अपोजिशन इफेक्ट होगा, रेजिस्टिव इफेक्ट होगा, जो गाड़ी के टायर को आगे मूव करने से रोकता है, और उस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिव इफेक्ट। और वो फोर्स जो उस इफेक्ट की वजह से बनती है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस, जो हमारी मोशन को अपोज करती है। ऐसी ही फ्लूइड के फ्लो में भी ऐसा इफेक्ट पाया जाता है। देखो सपोज करो कि ये आपकी जमीन है, ग्राउंड, आपने यहां से पानी को फ्लो करो, क्लियर। अब जहां से आपने प्रेशर दिया वाटर को फ्लो कर, जो आपके पास ग्राउंड के साथ पानी के लिए जो मूव करेगी फोर्स जहां तक मूव करती है, जो ग्राउंड के साथ इन कांटेक्ट होगी जो ये, और इससे ऊपर वाली जो फ्लूइड की लेयर होगी वो यहां तक मूव करती है। यहां आपने फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर से पानी को फ्लो, इससे ऊपर वाली लेयर और आगे तक जाती है, इससे ऊपर वाली लेयर और आगे तक जाती है, इससे और आगे, इससे ऊपर वाली लेयर और एंड। अब देखो कि जो आपके पास सबसे नीचे वाली लेयर के लिए सबसे कम आगे की, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी सबसे कम है, इस ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है, इस ऊपर वाली की और ज्यादा, इस ऊपर वाली जो सबसे ऊपर वाली जो है इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा। जो हमें ये बताता है अब इसकी वजह ये है कि जो नीचे वाली लेयर थी इसका डायरेक्ट कांटेक्ट था ग्राउंड के साथ, तो ग्राउंड की सरफेस और वाटर की लेयर के दरमियान जो अपोजिशन इफेक्ट आ रहा था वो ज्यादा था, तो उसमें वेलोसिटी को कम, अपोजिशन रेजिस्टिव इफेक्ट जो मॉलिक्यूल्स को आगे जाने से रोक रहा है वो ज्यादा था, तब इसकी वेलोसिटी उसकी वजह से कम। अब इस ऊपर वाली जो लेयर आती है उसका यहां से यहां तक तो ग्राउंड के साथ कोई लिंक ही नहीं, यहां से आगे ग्राउंड के साथ नहीं, तो इसलिए उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि उसका पहला जो लिंक है वो डायरेक्ट दूसरी वाटर की लेयर से, तो वाटर की लेयर और दूसरी वाटर की लेयर के दरमियान एक तरह से अपोजिशन इफेक्ट कम है, तब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है। इससे ऊपर वाली की और कम है क्योंकि उससे ज्यादा डिस्टेंस तक लिंक वाटर टू वाटर लेयर, तो एक तरह से वाटर और वाटर लेयर के दरमियान भी अपोजिशन इफेक्ट है, बट सॉलिड सरफेस के साथ जो लिंक है उनके अपोजिशन इफेक्ट से कम, सॉलिड बॉडीज या सॉलिड सरफेसेस के दरमियान जो फ्रिक्शन होती है वो ज्यादा होती है, इसका मतलब है, और फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है या जो रेजिस्टिव इफेक्ट होता है वो कम होता है, ठीक है। अब जो ये फ्लूइड्स की लेयर के दरमियान एक तरह से ये फ्लूइड की एक लेयर है, ठीक, ये किसी वेलोसिटी v से फ्लो कर रही है, और इसके ऊपर ये फ्लूइड की दूसरी लेयर, ठीक है, ये, और ये किसी वेलोसिटी v2 से फ्लो कर रही है। अब जब इस फ्लूइड की एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर हम मूव करवाएंगे तो एक लेयर दूसरी लेयर को रोकेगी, मीन पहली लेयर जो है ये दूसरी लेयर को रोकेगी, जैसे एक सरफेस ये है बोर्ड, एक सरफेस मेरे हाथ मैं बोर्ड में अपने हाथ को आगे मूव करूं तो इन दोनों सरफेस के दरमियान एक रेजिस्टिव इफेक्ट है जो मेरे हाथ को आगे जाने से रोकता है, ठीक है। इसी तरह एक फ्लूइड की लेयर को जब दूसरी फ्लूइड की लेयर के ऊपर हम मूव करवाएंगे तो ये फ्लूइड की लेयर एक तरह से पेटी फ्लूइड की लेयर जिससे हम इसको मूव करवा रहे हैं, या इन दोनों की रिलेटिव मोशन है दूसरे के लिहाज से, इस रिलेटिव मोशन को रोकने वाला एक इफेक्ट वहां
मौजूद होगा, जिसको हम अपोजिशन या रेजिस्टिव इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, और ये रेजिस्टिव इफेक्ट जो इन दो लेयर के दरमियान पाए जाते हैं, जो इनकी रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, इसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। जिस तरह दो सॉलिड लेयर्स के दरमियान जो अपोजिशन इफेक्ट होता है उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस या फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन। और दो फ्लूइड की लेयर्स के दरमियान जो अपोजिशन या रेजिस्टिव इफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं विस्कोसिटी। ठीक, तो यहां फिर आ जाती है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी आती है, व्हाट इज विस्कोसिटी? तो विस्कोसिटी क्या है? ये फ्लूइड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से एक तरह से जो रिलेटिव मोशन है एक लेयर की दूसरी लेयर के साथ, वो मोशन रिटार्ड होती है, मतलब वो मोशन कम होती है। विस्कोसिटी अपोजिशन इफेक्ट, ठीक है, अपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक है, या एक तरह से रेजिस्टिव कैरेक्टरिस्टिक है फ्लूइड लेयर्स के, जिसकी वजह से इनकी मोशन रिटार्ड होती है, कम होती है। जैसे फ्रिक्शन की वजह से मोशन को रिटार्ड करती है, डिक्रीज करती है, वेलोसिटी को कम करती है। इसी तरह विस्कोसिटी भी यही काम करती है। फ्रिक्शन सॉलिड सरफेस के दरमियान करती है, विस्कोसिटी फ्लूइड की सरफेस के दरमियान। तो इस विस्कोसिटी की वजह से अपोजिशन इफेक्ट यहां जनरेट होता है, और उस अपोजिशन इफेक्ट की वजह से इनकी मोशन रिटार्ड होती है। लाइक इसकी वजह से एक ऑपोजिट फोर्स यहां जनरेट हो जाती है लेयर्स के दरमियान, ठीक है, जिसको हम विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स कहते हैं, जो इनकी रिलेटिव मोशन को या इस वेलोसिटी को डिक्रीज करती है। वो कैरेक्टरिस्टिक विस्कोसिटी कहलाती है। मीन ऐसी रेजिस्टिव या अपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक among the different layers of the fluid that oppose the relative motion of the fluid। ठीक है, क्या ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो रिलेटिव मोशन को अपोज करे, रिटार्ड, या दूसरी एक तरह से दूसरी भाषा में आप इसको कैसे देख सकते हो, या दूसरी सिनारियो में आप इसको कैसे देख सकते हो कि ये ड्रैग फोर्स इसकी वजह से, जैसे फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स होता है, तो हम कहते हैं कि फ्रिक्शन क्या है? ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से ये फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट, जो हमें ये बताया कि एक सॉलिड बॉडी को दूसरी सॉलिड बॉडी के ऊपर मूव करने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए। तो यहाँ विस्कोसिटी की वजह से ड्रैग फोर्स बनी, जो हमें ये बताया कि एक फ्लूइड लेयर को दूसरी लेयर को स्लाइड करने के लिए हमें कितनी फोर्स चाहिए होगी। कि ड्रैग फोर्स ज्यादा होगा तो हम स्लाइड कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकते। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? It is opposition are resistive characteristic between layers of fluid that retarding जो रोकती are that oppose the relative motion of fluid layers। के जो फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स थी उनकी रिलेटिव मोशन एक दूसरे के लिहाज से जो मूव करी, लाइक ये इसके लिहाज से मूव करी, ये इसके लिहाज से, ऊपर वाली इसके लिहाज से, इनकी रिलेटिव मोशन को जो कैरेक्टरिस्टिक रिटार्ड करती है या अपोज करती है, उस ऑपोजिशन या रेजिस्टिव कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं विस्कोसिटी। और ये हमें क्या बताती है? ये हमें जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी इतनी ज्यादा फोर्स हमें लगानी पड़ेगी एक लेयर को दूसरे के ऊपर स्लाइड करने के, लाइक वाटर है तो कम फोर्स लगानी पड़ेगी, इसी तरह हनी है तो ज्यादा लगानी पड़ेगी।
तार है तो ज्यादा लगानी पड़ी। क्यों? क्योंकि हनी की विस्कोसिटी ऑपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक वाटर की ऑपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक से कहीं ज्यादा है, तार की ओर कहीं ज्यादा है। तो ये हमें ये बताए कितनी फोर्स हमें चाहिए एक लेयर को दूसरे के ऊपर ड्रैग करने के लिए या स्लाइड करने के लिए। It gives us how much force is needed to slide one layer over other। एक लेयर को दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करने के लिए कितनी फोर्स है? क्यों? क्योंकि इसकी वजह से ड्रैग फोर्स यहाँ बनी होगी जो हमारी मोशन को अपोज करेगी, जो स्लाइड नहीं करेंगे उससे ज्यादा जो जितनी जब हम फोर्स लगाएंगे तब हम स्लाइड कर पाएंगे, अदरवाइज हम स्लाइड नहीं कर सकेंगे दो लेयर्स। अच्छा, अब इसकी वजह से, इस विस्कोसिटी की वजह से क्या जनरेट होती है? जैसे फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होती है जो हमारी मोशन को रिटार्ड करती है, या विस्कोसिटी की वजह से विस्कस ड्रैग जनरेट होती है। विस्कस ड्रैग का मतलब ड्रैग फोर्स डेवलप हो जाती है जो हमारी फोर्स को एक तरह से अपोज करती है, अप्लाइड फोर्स को अपोज करती है। तो फिर इस सिनेरियो में आप इसको कैसे बता सकते हो कि it is the characteristic due to which it is the opposition characteristic to the flow of fluid due to which viscous drag develops across different layer of the fluid। फिर इसको कैसे इंटरपार्ट ड्रैग फोर्स कैसे इसको डिफाइन करोगे? इट इज रेसिस्टिव कैरेक्टरिस्टिक टू दी फ्लो ऑफ फ्लूइड। किसको ये अपोज करते हैं? टू दी फ्लो ऑफ fluid due to which an opposing force across different layers of fluid develop, जिसकी वजह से लेयर्स की डिफरेंट फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के अक्रॉस एक ऑपोजिंग फोर्स जनरेट हो जाती है जो मूव नहीं कर रही। develop opposing force across different layer of fluid develop, that is उस opposing force को हम क्या कहते हैं? known as viscous drag or drag force। उसको हम कहते हैं drag force or viscous drag। ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से फ्लूइड की डिफरेंट लेयर्स के अक्रॉस एक अपोजिंग फोर्स डेवलप होती है जो फ्लूइड की मोशन को रोकती है, रिटार्ड करती है। दैट इज विस्कस ड्रैग और ड्रैग फोर्स जो कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करती है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। उसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। इट इज represented by eta। इसको हम eta से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका साइन है विस्कोसिटी का या विस्कस कैरेक्टरिस्टिक अमंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड। अब एक हमारे पास होती है टोटल अपोजिशन अमंग डिफरेंट लेयर्स। एक होती है कि एक यूनिट चीज के अंदर कितनी अपोजिशन। सपोज करो कि जिस तरह समझ लो आप हमने रेजिस्टेंस पड़ी हुई है वायर्स है, एक हमारे पास बहुत लंबी वायर बहुत बड़ी वायर,
उसकी टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर, लेकिन एक यूनिट वॉल्यूम अगर उस फाइल का लेंगे, मतलब एक यूनिट एरिया और एक यूनिट उसकी लेंथ, एक यूनिट वायर अगर लेंगे, उस एक यूनिट वायर के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होगी उसको हम क्या कहेंगे, उसकी रेजिस्टिविटी। सेम एज इट इज कि हमारे पास एक पूरा समुद्र है ओशन, उस पूरे का कुछ मैस है, लेकिन एक यूनिट वॉल्यूम का मैस कितना होगा कि उस पूरे समुद्र को छोड़ दो, सिर्फ एक यूनिट वॉल्यूम, 1 मीटर क्यूब जितना वॉल्यूम है उस समुद्र का, उसके अंदर पानी का कितना मैस आएगा, उसको हम कहते हैं मैस डेंसिटी। उसको हम क्या कहते हैं, मैस डेंसिटी, जो टोटल मैस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम करने से हमें मिलती है, जो बताती है कि एक यूनिट वॉल्यूम का मैस कितना है। तो सिमिलर टोटल अपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक जो फ्लूइड डिफरेंट गियर्स के क्रॉस है उसको हम कहते हैं ईटा टोटल। लेकिन एक यूनिट अगर हम इसको एक ईटा का 1 यूनिट देखना चाहें कि एक यूनिट अगर हम फ्लूइड लें उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक कितनी होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक तरह से मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे, मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी। अब मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी हम कैसे देखो, वैसे ये कांस्टेंट है, ये है ये कैरेक्टरिस्टिक कौन सी होती है, कांस्टेंट होती है, कार फ्लूइड की अपनी एक होती है, बट वाटर की जो विस्कोसिटी है वो हमेशा सेम रहेगी, यानी कि जो है वो सेम रहेगी, कार की जो है सेम रहेगी। इस तरह आ रहेगी अपनी अपनी विस्कोसिटी, बट हमेशा ये उस चीज के लिए कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए ये कांस्टेंट है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये कांस्टेंट है। अगर हम इसको थोड़ा सा निकालना चाहें, देखो हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास पहली लेयर है इसकी वेलोसिटी है जी कुछ v1, और ये जो तीसरी लेयर है इसकी वेलोसिटी है कुछ v3, ठीक है। अब v1 इज लेस देन v3, v3 की वेलोसिटी बहुत ज्यादा और v1 की वेलोसिटी कम, क्यों, क्योंकि v1 और ग्राउंड के दरमियान जो अपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक थी ये ज्यादा थी, ठीक है, जब v3 और ग्राउंड के दरमियान जो एक तरह से या डिफरेंट गियर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कम, मतलब कि v3 को अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक कम मिली और v1 को अपोजिंग कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा मिली, जिसकी वजह से v1 की वेलोसिटी कम और v3 की वेलोसिटी ज्यादा। अब देखो कितना हम डेप्थ से ऊपर गए तो ये इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, ठीक है, कितना ऊपर गए, ये हम डेप्थ में वाटर की डेप्थ में, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और इतना सपोज करो एल लेंथ इतना हम ऊपर गए, तो ये जो पार्टिकल्स थे इनकी वेलोसिटी हमें मिली v3 और ये जो पार्टिकल है इनकी वेलोसिटी है v1 और v1 v3 से ग्रेटर। सपोज करो कि v1 है जी 10 मीटर पर सेकंड और v3 है जी 30 मीटर पर सेकंड, तो टोटल लेंथ अगर एल हम मतलब डेप्थ से एल जितना हम ऊपर आए, एल जितनी हाइट हमने कर ली एल जितनी, तो एल जितना हम ऊपर आए तो ऊपर वाले जो फ्लूइड के पार्टिकल्स थे उनकी वेलोसिटी 3 टाइम्स ज्यादा थी, ठीक है, कि यहाँ 10 है पार्टिकल्स की वेलोसिटी यहाँ 30, एल जितना डिस्टेंस कवर किया हमने तो 30 जितनी वेलोसिटी, और हमने फोर्स कितनी अप्लाई की F बाय a। लेकिन अगर आपको कुछ भी पूछे कि एल जितनी हाइट तो वेलोसिटी नेट चेंज आ गया 10 से 30 पे पहुंच के 20 मीटर पर सेकंड जितना चेंज है। एक यूनिट अगर आप लेंथ ऊपर आओ तो कितना है, तो एक यूनिट लेंथ के लिहाज से कितना चेंज आएगा वेलोसिटी में, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। उसको हम क्या कहते हैं, मीन ग्रेडियंट, किसी एक यूनिट पैरामीटर के लिहाज से किसी क्वांटिटी में कितना चेंज है। सपोज मैं यहाँ तो यहाँ टेम्परेचर है 20, मैं यहाँ से कराची चला जाता हूँ वहाँ टेम्परेचर है 30,
या 40 लेट्स। तो यहाँ से कराची जाते हुए इतना टेम्परेचर है, सपोज कि मैंने 1000 किलोमीटर का फासला तय कर लिया, तो टेम्परेचर में चेंज आया क्वांटिटी। अगर कोई कहे मैं 1 यूनिट डिस्टेंस तय करूँ, 1 किलोमीटर फासला तय करूँ, तो कितना चेंज आएगा? तो उसको कहेंगे हम टेम्परेचर ग्रेडियंट, कि चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट। जैसे ये दो मार्केट हैं, तो इनकी कोई प्राइस है कम, कोई कहे 1 यूनिट मार्केट की प्राइस कितनी है, तो कैसे पता चला? टोटल प्राइस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मार्केट। यहाँ हम कैसे लिखूंगा कि V1 से हम V3 पे पहुंचे। लेट्स सपोज चेंज इन वेलोसिटी डेल V दैट इज इक्वल टू V। लेट्स सपोज कि V1 से V3 का V3 माइनस V1 इज इक्वल टू चेंज, टोटल चेंज क्या है? V। ये टोटल चेंज लिंक L जितना हम ऊपर आए तब से 1 यूनिट लिंक में कितना चेंज आएगा? टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल लिंक, ये आ जाएगा चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट लिंक। इसको हम कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसको हम क्या कहेंगे? वेलोसिटी ग्रेडियंट। टेक हाउ मच वेलोसिटी इज चेंजेस ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल पर यूनिट change in height और पर यूनिट change in depth। कि डेप्थ से अगर हम एक यूनिट डेप्थ को चेंज करते हैं तो फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी चेंज होगी? तो यहाँ पे टोटल चेंज डिवाइडेड बाय टोटल जितना हम ऊपर जाता है तो आ जाएगा पर यूनिट चेंज इन वेलोसिटी में कितनी चेंज आएगी, उसको हम कहेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब जितनी फोर्स पर यूनिट ले रहे हैं, जितना हम यहाँ से प्रेशर ज्यादा दें, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट इतना ज्यादा है, ठीक, इतना ज्यादा वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा जितना ज्यादा हम प्रेशर बनाना करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? हियर force per unit area is directly proportional to velocity gradient। क्या है? velocity gradient में change in velocity per unit change in depth of fluid particle, कि जितनी डेप्थ हम चेंज करेंगे उसको चेंज करने से वेलोसिटी में कितनी चेंजिंग आएगी, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। कितनी चेंज है? डेप्थ के चेंज करने से, ठीक। और वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होगा उतनी ज्यादा चेंज आएगी। तो यहां से अगर हम निकालें इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दैट फ्लूइड, और इसको हम कहते हैं ईटा, और ईटा इनटू वी बाय एल, इक्वेलिटी में चेंज होगी। अब यहां से आप ईटा को निकाल सकते हो, यहां से आपके पास ईटा क्या आ जाएगा? ईटा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया डिवाइडेड बाय v by l, आगे डिवाइड हो जाएगा मीन ग्रेडियंट ऑफ वेलोसिटी, के चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट चेंज इन डेप्थ ऑफ। here we are considering what if velocity gradient अगर क्या हो? velocity gradient a unit हो, एक यूनिट हो velocity gradient, v by l क्या है? v by l is equal to 1 यूनिट का मतलब क्या हुआ? v by l है वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो 1, ठीक। अगर v by l इक्वल टू 1 यूनिट हो, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हो r v is equal to 1 मीटर पर सेकंड रखो और l कितना रखो? 1 मीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? v by l देखते हैं, v by l क्या होगा? 1 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1 मीटर, तो मीटर मीटर से कैंसिल, तो v by l की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 पर सेकंड, कि 1 सेकंड में 1 यूनिट जितनी चलेगा। अब v by l की वैल्यू आ गई 1, तो फिर अगर v by l हम 1 यूनिट रखेंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट अगर 1 यूनिट हो तो l by डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब ये हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ विस्कोसिटी F by N, F by N फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है? सॉरी, मॉड्यूलस ऑफ विस्कोसिटी, मॉड्यूलस ऑफ विस्कोसिटी इज इक्वल टू V
force applied per unit area of the fluid to develop a unit, that is a unit gradient. जैसे unit gradient का क्या मतलब है? That change the velocity of a fluid particles per second. That is that change the velocity, a unit velocity. Unit velocity मतलब 1 मीटर पर सेकंड. velocity में क्या रेशियो 1 मीटर पर सेकंड. ठीक है, जो 1 मीटर पर सेकंड जितनी वेलोसिटी में चेंज ला, ठीक है, पर यूनिट चेंज इन इट्स डेप्थ के लेंथ हमने 1 मीटर चेंज की. 1 मीटर लेंथ चेंज करने से अगर वेलोसिटी में 1 मीटर पर सेकंड जितनी चेंजिंग आ रही है तो वो प्रेशर, जो प्रेशर ये चेंज आ रहा है उस प्रेशर को हम लेंगे वो किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. और इसको हम फिर दूसरे लफ्ज में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको हम कहेंगे प्रेशर. तो इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके इक्वल आ रहा है? प्रेशर. कौन से प्रेशर के इक्वल आया? दैट डिवेल्प अ यूनिट ग्रेडियंट. ठीक है, कि वो प्रेशर जो हम अप्लाई करें फ्लूइड पार्टिकल पे जो कितना वेलोसिटी ग्रेडियंट जनरेट करे, अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट जनरेट करे. एक यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट जनरेट करने का क्या मतलब है कि एक प्रेशर हमने अप्लाई किया और फिर हम 1 मीटर डेप्थ चेंज कर. 1 मीटर डेप्थ चेंज करने से वेलोसिटी में चेंजिंग कितना आए? 1 मीटर पर सेकंड. 1 मीटर पर सेकंड. तब हम उस प्रेशर या उस फोर्स पर यूनिट एरिया को कहेंगे वो किस जितने हैं? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जितना है. और फिर यहाँ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट क्या है? अच्छा, इसको फिर हम डिफाइन कैसे करेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को? कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी is equal to the force applied by unit area of the fluid that generates a unit velocity gradient, that generates a unit velocity gradient across the layers of the fluid. तो ये आपको कुछ लिखिए. अब इसकी डेफिनेशन आपने को लिखी. अब इसके यूनिट as this is equal to force per unit area divided by velocity gradient. तो then SI यूनिट फिर इसके क्या बन जाएगा? फोर्स का यूनिट न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया का यूनिट मीटर. वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय लेंथ का यूनिट मीटर. तो क्या होगा? ये मीटर इस मीटर से कैंसिल. तो हमारे पास क्या बनेगा? न्यूटन मीटर. तो ये सेकंड है और ये सेकंड हमारे पास ऊपर आ जाएगा दिस. ठीक है, तो हमारे पास इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर. और डायमेंशन आपने को निकाला. ये आ गया हमारे पास मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी. और विस्कोसिटी ऑलरेडी आपको बता दी कि विस्कोसिटी क्या है. नेक्स्ट हमारे पास जो केस आता है, हमने कहा इस विस्कोसिटी की वजह से एक अपोजिशन कैरेक्टरिस्टिक जनरेट होती है, लाइक रेजिस्टिव कैरेक्टरिस्टिक, जो ड्रैग विस्कस ड्रैग या ड्रैग फोर्स जनरेट करती है, जो हमारी रिलेटिव मोशन ऑफ फ्लूइड लेयर्स है उनकी वेलोसिटी को रिटार्ड करती है, मतलब उनकी मोशन को रिस्ट्रिक्ट करती है या अपोज करती है. तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम उसी तरफ जाएंगे. तो आज के लिए